गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास मिश्रा और आपको यहाँ पे समसामयिक घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बधाई, हार्दिक अभिनंदन, जो कि आपको अभ्युदय योजना का एक मंच मिला, प्लेटफॉर्म मिला। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीब और पिछड़े ऐसे विद्यार्थी जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन संसाधनों के अभाव में वो बड़े शहरों में नहीं जा सकते और कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए हमारी सरकार ने ऐसी योजना लाया जिससे वो निःशुल्क एक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, एक वातावरण प्राप्त कर सकें जिससे अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं आईएएस, पीसीएस और आपका जो आईएफएस इनमें सफल हो सके। ठीक है, आप जानते हैं ये किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए युवा आबादी बहुत मायने रखती है। युवा ही हमारा कहा जाता है देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, और आपको पता है युवा आबादी के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। सबसे ज्यादा युवा कहाँ पे हैं? भारत में। और जनसंख्या के मामले में हमारा भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। हमारे भारत में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। इस प्रकार अगर हम अपने युवा पे फोकस करें, जो देश का कर्णधार होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, तो हम उन्हें स्किल के माध्यम से और उन्हें रोजगार देके उनकी योग्यता को एक मंच दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आप जानते हैं विश्व में जो विकसित देश हैं वहां स्किल्ड वर्कर आपका 90% के एबव है। मतलब उनके हाथ में कौशल है तो हुनर है, रोजगार है। ठीक है, जब अभी ये विश्व स्तर पर देखा गया कि भारत में स्किल वर्कर की कमी है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे बहुत ही मामूली 2-3-4% स्किल्ड वर्कर थे। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लाई, स्कीम था स्किल डेवलपमेंट, सुना होगा, कौशल विकास योजना, जिसमें यही उद्देश्य था कि हम अपने युवा को अधिक से अधिक कौशल संपन्न करके उनकी आमदनी में इजाफा करें। ये युवा हमारे राज्य अपना विकास, हमारे राज्य का विकास और देश का विकास करेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक तरह से आपका अभ्युदय योजना। और आप खुशकिस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी योजना आपको मिली, आप इसमें एनरोल हुए, आए। आपको पता है अभ्युदय योजना भारत में अपने तरह की एक अनोखी योजना है। इस योजना में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस, इनका मार्गदर्शन और निर्देशन आपको मिलता रहेगा। भारत में यूपी पहला राज्य है जो ऐसी योजना लेके आया है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना? और ये बताइए कि यूपीएससी पे आप लोग फोकस कर रहे हैं, कितने लोग यूपीपीएससी पे और दोनों पे कितने लोग? दोनों। देखिए, सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग को सिलेबस पता है यूपीपीएससी का कितने मार्क्स का है? कोई बताएगा सिलेबस? जानकारी है किसी को? 1500 का रिटेन, पर्सनालिटी इंटरव्यू 125 मार्क्स का इंटरव्यू, 125 कि 100? चलिए मैं आपको बताता हूँ व्यक्तित्व परीक्षण। देखिए, पहले तो आपके 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकेंड। फर्स्ट में जो होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और एनवायरमेंट, करंट, ये रहता है सेक्शन। ये 200 नंबर का होता है। और सेकेंड पेपर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। ठीक है, ये भी 200 नंबर का रहता है। ये दोनों क्या रहते हैं? क्वालिफाइंग प्रकृति के। इनको केवल क्वालिफाइंग किया जाता है, मेरिट में इनका मार्क्स नहीं जुड़ता। फिर मेंस जो होता है
उसमें आपके पहला पेपर सामान्य हिंदी का 150 अंक का, दूसरा पेपर निबंध का 150 अंक का, फिर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड और फोर्थ, ये चारों कॉमन पेपर रहते हैं। ये भी 200 अंक के आपके होते हैं। फिर आपका वैकल्पिक विषय जो रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो एक रहता है और उसके पेपर 2 रहते हैं। वो भी क्या होते हैं, 200 अंक के होते हैं। इस प्रकार आपके टोटल 1500 मार्क्स के रिटर्न होते हैं। और व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है वो 100 मार्क्स का। टोटल कितने हुए, 1600। और आप यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड पेपर 200 अंक का होता है। उसको भी जब क्वालिफाइंग करते हैं तब मेंस के लिए अपीयर होते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो इसमें फर्स्ट पेपर होता है 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है उसमें से एक भाषा का, और दूसरा पेपर इंग्लिश का। 300 मार्क्स के होते हैं, मेरिट में कैलकुलेट नहीं किए जाते, ये क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। जब मेंस में जाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर निबंध का होता है जो 250 मार्क्स का होता है। फिर जीएस फर्स्ट में है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये 250 अंक का। सेकेंड पेपर जो है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये भी कितने का, 250 का। थर्ड पेपर आपका फोर्थ पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा, 250। और लास्ट है, लास्ट क्या, जीएस 4 पेपर फिफ्थ, जीएस 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये भी 250। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, वो भी 250 250 के होंगे। टोटल आपका 1750 मार्क्स का रिटेन होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू आपका 275, ठीक है। इस तरह टोटल आपका 2025 मार्क्स का होगा। ये तो आपका सिलेबस का परिचय हुआ। अब करेंट अफेयर्स शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि करेंट अफेयर में क्वेश्चन जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, ठीक है। जो पीसीएस में क्वेश्चन रहते हैं और यूपीएससी में, यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन की प्रकृति में पहले बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब वो अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आपके क्वेश्चन जो रहते हैं कुछ तो होते हैं फैक्चुअल, ठीक है, तथ्यात्मक होते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। उसमें आपको विस्तृत समझ के साथ साथ विषय वस्तु की गहराई भी समझनी होती है, कि विषय वस्तु के बारे में अच्छे से, जिससे आपको विषय वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा विषय हो गया समसामयिक घटनाक्रम। तो समसामयिक घटनाक्रम में केवल हमें रिपोर्ट, सूचकांक, पुरस्कार ऐसी ही चीजें नहीं पढ़नी होती है। केवल करंट अफेयर डेटा का ही वो नहीं है, अंबार नहीं है, ठीक है ना। इसका विषय वस्तु जो है, करंट अफेयर की विषय वस्तु या उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक, भूगोल, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी, एवं पर्यावरण, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
और साथ साथ आपका कला संस्कृति हो गया, कुछ मिसलेनियस रहते हैं, विविध टॉपिक रहते हैं। सांविधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। क्या आप लोग को साफ तो दिख रहा है ना? ठीक है ना? तो ये समसामयिक घटना का जो विषय दायरा होता है वो इन सब विषयों से, इसकी जो विषय वस्तु बनती है संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम में भी इसका आता है, ठीक, भूगोल प्राकृतिक आपदा से भी आता है, पारिस्थितिक और पर्यावरण में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे अभी हम हालिया का घटना ले लें, ये ग्लेशियर जो टूटा हुआ था कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली, ठीक है ना, जिससे धौली गंगा में बाढ़ आई थी और ऋषिगंगा में जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था वो लॉस हुआ। तो ये पारिस्थितिकी से संबंधित तो है ही टॉपिक और साथ में भूगोल से भी संबंधित है और ये समसामयिक घटना से भी संबंधित है, ठीक है ना। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो समन्वित अप्रोच रहेगा। ऐसा नहीं है कि चीजों को हम अलग अलग करके अध्ययन करें, वो तो समझने और समझाने के लिए हम अलग इसका बना दे रहे हैं कि इस विषय से रहेगा, उस सब्जेक्ट को अलग कर दे रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम रहेगा, जो इसकी विषय वस्तु रहेगी, इन सारे विषयों से संबंधित रहेगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार कला और संस्कृति से जो भी है, कला संस्कृति का जैसे हुआ भारत पर्व, भारत को जानो, तमाम तरह की घटना हुई थी ना, स्वदेश दर्शन योजना, ये सब सुना है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सब योजनाएं लाई हुई है, तो इनके बारे में फिट इंडिया रामायण सर्किट सुना है? रामायण सर्किट ये किसमें आएगा? ये आपका कला एवं संस्कृति में टॉपिक आएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आइए, विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपके जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जिसमें ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, अग्नि है, या आपका अंतरिक्ष में मंगलयान है, चंद्रयान है, ठीक है ना, ये सब टॉपिक किससे आ जाएंगे? विज्ञान प्रौद्योगिकी तो है ही, लेकिन इनका दायरा समसामयिकी से भी संबंधित है, क्योंकि समसामयिकी में क्या होगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो नवाचार आया है, इनोवेशन आया है, जो नई खोजें हुई है, जो नए वर्क हुए हैं, ये इसमें शामिल होंगे। तो हमें, और अर्थव्यवस्था में क्या है आपका? अर्थव्यवस्था में जो बजट आ रहा है, सर्वे आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ एमएसपी और जो किसान आंदोलन है, ये सब किसमें आ जाएगा? आर्थिकी में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो छूटे हुए चीजें हैं, रिपोर्ट हो गया, सूचकांक हो गया, वो तो इस प्रकार समसामयिकी का घटना जो दायरा है वो काफी बड़ा है। अगर हम वास्तव में उसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन सही करना चाहते हैं और सिलेक्शन को पाना चाहते हैं, तो हम इससे नहीं बच सकते, क्योंकि इसका दायरा प्रीलिम्स में भी है। प्रीलिम्स की बात करूं, मैं प्री की बात करूं, तो आप देखेंगे, आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करिए, चाहे यूपीपीएससी का चाहे यूपीएससी का, जिसमें मैं अभी आपको यूपीपीएससी का बता रहा हूं। 2015 में करंट अफेयर से 15-16, ठीक है ना, लगभग 20 क्वेश्चन आए थे 2016। फिर 2017-18 इनका दायरा बढ़ गया था 25 से 30। 19 में भी 25 से 30 दायरा था, और 2020 में तो और ज्यादा आ गया, लगभग आपका 30 के एवं, 30 से ज्यादा क्वेश्चन।
तो आपके 150 यूपीपीएससी में तो फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में 100 आते हैं। तो 150 क्वेश्चन में अगर आपके 30 आ रहे हैं तो काफी मायने रखता है। कितने परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ? 20%। ठीक। इसके साथ साथ आप जब मेंस का पेपर देखते हैं तो उसमें भी जब आपका जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो चारों पेपर रहते हैं, अगर इसकी समझ अच्छे से नहीं है, केवल फैक्चुअल नहीं, विषय वस्तु की गहराई से समझ अगर नहीं है तो आप अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। जैसे आपका चौथा पेपर ले लीजिए, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। अगर ये आपदा ग्लेशियर जो टूटा है, अगर आप केवल इतना ध्यान देते हैं कि कौन सा ग्लेशियर था, किस राज्य में था, किस जिले में था, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। अभी आप देखेंगे ये घटनाएं कुछ दिन तक न्यूज में आएंगी और टीवी चैनल में भी आएंगी। आपने सुना होगा इसमें विशेष क्या था, झील का निर्माण हुआ। जब ग्लेशियर टूटा तो कुछ मीटर लंबी झील का निर्माण हुआ। अब ये देखना है कि वो झील क्या आगे भविष्य में कुछ खतरा तो उससे नहीं होगा, उससे कोई पर्यावरण संकट या मानव जीवन को संकट तो नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं जब आगे आएंगी, आप पैनी नजर रखेंगे तो आपका विषय वस्तु पे अच्छी समझ होगी। और वैसे आप भूगोल में ये पढ़ेंगे ही उसके बारे में सामान्य जानकारी की ग्लेशियर क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं। लेकिन समाचार के माध्यम से अगर आप ये देखते हैं तो आप धीरे धीरे उस विषय वस्तु को समझना शुरू करते हैं और विषय वस्तु को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, तो फिर वो आपके मेंस में काम आने लगती है। ठीक है ना? तो जब हम पढ़ेंगे तो 6-7 भागों में हम अपने समसामयिक घटना को 6-7 टॉपिकों में बांट के अध्ययन करेंगे, जिससे अध्ययन करने में हमें सहूलियत होगी। तो इस प्रकार इसका लगभग सारे विषयों से संबंध है, इसका बहुत व्यापक दायरा है। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं सारे टॉपिकों पे, फिर मेन टॉपिक कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। पहले आप जान जाइए कि आउटलुक, ये एक तरह से आउटलुक में दे रहा हूं कि आपको समझ जाएगी कि हमारा दायरा क्या है, हमें कितना पढ़ना है, कितना दूर तक अपनी सोच को विस्तार देना है। जैसे भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में आप देखते हैं भूकंप आता है। ठीक, भूकंप जब आता है तो बहुत जान माल का नुकसान करता है, और ये चीजें, ये घटनाएं न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, मैगजीन पे, डिबेट में, हर जगह होती है। जो घटना बहुत चर्चा में रहती है, आयोग का ध्यान उस पर रहता है। और चर्चा में क्यों रहती है? चर्चा में रहने का कारण है कि वो आम जीवन को प्रभावित कर रही है। बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़ा तबका उससे प्रभावित होता है, तो वो बहुत चर्चा में आ जाती है। और आप जान रहे हैं आप प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? आप सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रशासक काम क्या होता है? सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। आपका संपर्क भविष्य में आम जन तक रहने वाला है, इसलिए आम जन के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसको आपको अच्छे से जानना और समझना होगा। तो इसी प्रकार कहीं ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी बार बार आ रहा है, उससे जनसंख्या प्रभावित हो रही है, तो उस पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, कहाँ ज्वालामुखी का बहुत क्षेत्र रहता है जहां वो हमेशा प्रभावित करता रहता है आबादी को। चक्रवात आप सुने होंगे, चक्रवात आता है तो उसमें देखिए, चक्रवात आता है तो जिस राज्य में हिट करता है, प्रवेश पहले करता है, वहां बहुत तबाही मचा देता है। तो वहां की प्रशासन जो होता है वो मौसम पूर्वानुमान करके, प्रेडिक्शन करके बताता है कि इतने समय में चक्रवात पहुंचने वाला है। गवर्नमेंट का स्टेप होता है उतनी आबादी को वो विस्थापित करते हैं, ठीक है ना, सुरक्षित जगह, कि जितना देर ये आपदा रहे उतना देर ये लोग कहीं दूसरे सुरक्षित स्थान पर रहे। उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करना,
तमाम तरह की सुविधाएं करती है। कैंप लगवाना, फिर जब ये चक्रवात या आपदा हट जाती है तो क्या करना होता है, फिर जिस क्षेत्र में ये तबाही मचाई होती है वहां की आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रोड हो गया, बिजली के तार हो गए, खंभे हो गए, और स्कूल विद्यालय जो नष्ट हुए हैं, लोगों के मकान नष्ट हुए हैं, जो महामारी उस क्षेत्र में फैली हुई है उसको उसका निदान करना होता है। ठीक, तो इतना गवर्नमेंट इसमें अपना बजट भी खर्च करती है, कार्यबल भी लगाती है और बहुत समय इसमें देती है, जिस कारण आपको इसी कारण इतना जब सरकार का बजट लग रहा है, कार्यबल लग रहा है और इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों पे आयोग का ध्यान जाएगा और वो चाहेगा हमारे यहाँ जो प्रशासक आए इन सब चीजों में निपुण रहे, वो अच्छे से जो उसको कार्य दिया जाए उसको आम जन तक पहुंचाए और उसको प्रोग्राम को, नीतियों को सफल बनाए। ठीक, और साथ में देखिए भूगोल के साथ साथ पर्यावरण जुड़ा हुआ है और प्रीलिम्स में भूगोल और पर्यावरण से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण में हम जाते हैं तो देखते हैं मैंग्रोव, सुना है मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जब सुनामी भारत में आई हुई थी तो उस समय मैंग्रोव वन की बहुत चर्चा में आया हुआ था और उस समय आयोग में क्वेश्चन भी मैंग्रोव वन से पूछे गए थे। ये पर्यावरण का टॉपिक है, भूगोल का भी है और करंट अफेयर्स का भी बन जाता है। तो मैंग्रोव वन क्या किए थे कि जो समुद्र की लहरें हैं तट के पास जाती तो ज्यादा तबाही मचाती हैं, इन मैंग्रोव वनों से वो टकरा के उनकी ऊर्जा कम हो गई, जिस कारण से तटों के पास जाके तबाही थोड़ी कम मची। तो उस समय ध्यान दिया गया, पारिस्थितिक और पर्यावरण पे फोकस किया गया कि ऐसे प्राकृतिक आपदा के समय ये मैंग्रोव वन क्या करते हैं, मानव जाति की रक्षा करते हैं, इसलिए इनको लगाना चाहिए, इनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चन समसामयिकी का बनता है, आ चुके हैं क्वेश्चन। बादल फटना सुना होगा, बादल फटने का क्या अर्थ होता है? किसी भी एक स्थान पे मूसलाधार बारिश, ठीक है ना। केदारनाथ में हुई थी घटना जिसमें काफी जन धन की बर्बादी हुई थी, तो ये घटना समाचार में आई। ये भूगोल का विषय वस्तु है, पर्यावरण का है, साथ में समसामयिकी का। तो इस तरह से जानिए भूगोल और पर्यावरण के किस किस बिंदु पे हमें फोकस करना है और जो घटनाएं और समाचार पत्र में जो आ रही हैं घटनाएं, उनको हमें किस प्रकार से विषय वस्तु से अपने जोड़ना है, उसको जोड़ के नोट्स तो बनाएंगे ही हम, साथ साथ दिमाग में भी उसको रखेंगे, घटनाओं का कोरिलेशन बनाते चलेंगे, क्योंकि कॉपी में सारी चीजें रखने से उतना फायदा नहीं है जितना आप उस चीज को दिमाग में बैठा लो, और दिमाग में कोरिलेट करके अगर आप बैठाओगे तो चीजें हमेशा के लिए ध्यान में रहेंगी। अब हम आते हैं संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। ठीक है, संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम से कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे आप देखते हैं अभी राम मंदिर का डिसीजन आया, ठीक है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, संविधान में क्या किया गया, ठीक है। धारा 370 में संविधान में क्या संशोधन करने पड़े, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ही, साथ ही ये करेंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटी में कुछ नया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो इस कारण से इसमें धारा 370 में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या संशोधन हुआ है, वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर की कैसी है, वहां का प्रशासन किस प्रकार से हो रहा है, इस तरह से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप नागरिक संशोधन कानून सुने थे, काफी चर्चाएं हुई थी, ये भी अपने तरह का एक बहुत बड़ा कदम था जो असम और बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के काफी लोग असम में रहने लगे थे और वहां के स्थानीय निवासी इससे काफी परेशान थे, और जब वो प्रवास करके यहाँ रहने लगे तो दोनों लोग में संघर्ष होने लगा। तो ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पे इसको भी सॉल्व किया गया और
कुछ लोगों मतलब लोगों को नागरिकता दी गई जो मानक को पूरा करते थे, सरकार द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करते थे। इसके साथ साथ आपने सेरोगेसी का मुद्दा सुना होगा, ठीक है ना। सेरोगेसी का मुद्दा आपका इकोनॉमी से भी आएगा, सेरोगेसी का मुद्दा आपका पॉलिटी से भी आएगा, सेरोगेसी का मुद्दा एक तरह से आपका संस्कृति से भी आएगा, ठीक है ना। इस पे डिबेट हुआ है और यूपीएससी में इससे मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन सब टॉपिकों को आप इस तरीके से सोचेंगे, इतने व्यापक स्तर पे। जब आप पॉलिटी के नजरिए से देखेंगे तो देखेंगे कौन सा संशोधन किया गया, इकोनॉमी नजरिए से देखेंगे तो देखेंगे ये क्यों भारत सेरोगेसी का हब बना हुआ है, इतना बड़ा हब क्यों बना हुआ है, और संस्कृति की नजर से देखेंगे तो देखेंगे इतना विरोध क्यों हुआ था, ठीक है ना। साथ ही आप आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी पर। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जैसा कि मैंने बताया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसमें पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, सागरिका, ये सब जो हैं, प्रक्षेपास्त्र और पनडुब्बियां जो हैं, या आपकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी में कौन सा नवाचार हुआ है, कौन सी नई चीजें आई हैं। जैसे वर्तमान में ऊर्जा प्रौद्योगिकी बहुत हॉट टॉपिक है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सौर ऊर्जा बहुत ही रिसेंट है, आप लोग को पता है, सुना है। आईएसए के संस्थापक कौन है, कौन सा देश आईएसए का संस्थापक है, नहीं सुना अभी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अगुआ मतलब अपना पहल किया हुआ है और बहुत बड़े सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नेता के रूप में उभरा है। विश्व के तमाम देश इस संस्था में, इस संगठन में शामिल हुए हैं। और सौर ऊर्जा वर्तमान में आपको जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो समाप्त हो रहे हैं, उस दौर में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि सौर ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। और ये अगर थोड़ा सा सरकार की सहायता मिलती है, सोलर पैनल वगैरह आप लगा लें तो काफी सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। और ऊर्जा की तुलना में इसमें बिल वगैरह ये सब चार्जेस नहीं देने होते। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके संघ लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में। ये क्या है, साइंस टेक का ही तो टॉपिक है, लेकिन क्या कर रहा है, आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब ये हो रहा है कि देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम के तहत हर गांव में हर एक परिवार को सोलर पैनल हर एक घर में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतने बड़े पैमाने पे एक संगठन बनाया, भारत उसका पहल किया, संस्थापक सदस्य था। उसके बाद वो अपना टारगेट रखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा से कितना उत्पादन करना है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पे एग्रीमेंट किया है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले गैस को कम करने का टारगेट है। उसके लिए एक विकल्प के रूप में ये है। पवन ऊर्जा सुना होगा, जियोथर्मल एनर्जी, और उसके साथ साथ आपका टाइडल एनर्जी, ठीक है। इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं जो करंट पे अफेयर्स के टॉप उसमें आते हैं दायरे में, ठीक है ना। जो ज्यादा चर्चा में है उसको आप फोकस करोगे। इसके साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी में आप लोग सुने होंगे, जैव प्रौद्योगिकी में के तहत जैसे आजकल जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसका भी छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सर्जरी हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होता, ज्यादा चीर-फाड़ नहीं करना पड़ता। डीएनए से संबंधित जो विकृतियां हैं उसमें भी सुधार हो रहा है। और जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के पहले क्या था, भुखमरी काफी फैली हुई थी, लोगों को घर पे अनाज उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो भरपूर मात्रा में हम अन्न उत्पादक बन गए। पहले हम क्या करते थे, आयात करते थे। तो इस तरीके से इन प्रौद्योगिकियों का मानव जीवन पे प्रभाव
इतना व्यापक पड़ता है, जिस कारण ये विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है करंट अफेयर्स के नजरिए से। ठीक है, अब इसके बाद आता है आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य। ठीक है, आप देखते हैं गवर्नमेंट में जब बजट पास होता है या इकोनॉमी सर्वे आता है तो उसमें क्या होता है कि आगामी वर्षों में सरकार अपनी जो आय प्राप्त हो रही है उसका किन किन मदों में खर्च करेगी। ठीक है ना, जैसे अभ्युदय योजना आपके आया तो इसमें क्या हुआ, बजट का कुछ भाग दिया गया है तभी तो आया है ना। सरकार अगर ये ना देती तो क्या ये सुविधा मिल पाती आप लोगों को? बड़े शहरों में जाके ज्यादा पैसे देके पढ़ाई करनी पड़ती। तो ये हमारा सरकार किस मद में ज्यादा खर्च कर रही है इसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि उनका क्या उद्देश्य है, किस सेक्टर को प्रमोट करने का है। ठीक है ना, सर्वे वगैरह में क्या होता है, सर्वे वगैरह में पिछले 2-3 सालों के, जैसे वर्तमान सत्र, आने वाला और पिछला सत्र, इसमें क्या करता है, तुलनात्मक रूप से डेटा उपलब्ध होते हैं जिससे हमें जानकारी होती है कि अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना होगा, ये इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, बट उसमें जो कुछ खास होते हैं चीजें वो हमारे करंट अफेयर से बनती है। बजट है उसमें जो खास रहेगी वो हमारे करंट अफेयर से बनेगी, इसको मैं पढ़ाऊंगा और आपको ध्यान देना होगा। जब वित्त मंत्री का भाषण होता है तो आपको बजट सुनना चाहिए। जब किसी विशेष मद पे आवंटन किया जाता है तो पार्लियामेंट में तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। और आप आगे प्रशासक होंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये चीजें समझनी होगी। मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा विगत वर्ष कुछ समय पहले कुछ बैंकों का मर्ज किया गया था, विलय किया गया था। उसके पीछे कारण ये दिया गया था कि बैंक अच्छे से अपनी कार्यप्रणाली को काम को कर सकेंगे, जिस कारण से मर्ज किया गया। तो ये भी हमारे करंट अफेयर्स का विषय वस्तु बनेगा। उसके साथ साथ कृषि में आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक परिदृश्य में आपका एग्रीकल्चर आएगा, उद्योग आएगा और परिवहन आएगा। एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन हो रहे हैं ये तो मान लीजिए साइंस टेक में भी आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आ गया और करेंट में भी आएगा। परिवहन के क्षेत्र में बीएस मानक सुना है, BS 4, 6, ये सब, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों में क्वेश्चन आ चुका है कि BS 6 क्या है, BS 3 क्या है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ठीक है ना, और सोने में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, काफी वेरिएशन हो रहा है। सोने में हुआ, पेट्रोल हो गया, या कुछ चीजों का बीच में प्याज की का दाम बढ़ा हुआ था और गवर्नमेंट उसका आयात करके उसको काफी नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आयात निर्यात में किस मद का हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आयात होता है और किस मद का हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विदेशों में निर्यात होता है। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि आयात में किन देशों से हमारा ज्यादा किन मद में आयात हो रहा है और निर्यात में किन देशों के साथ किस मद में हमारा ज्यादा निर्यात हो रहा है। आप लोग सुने होंगे कि चाइना से हमारा जो आयात होता है वो काफी ज्यादा होता है, व्यापार संतुलन नहीं हो पाता, ठीक है ना, निर्यात हम कम कर पाते हैं, आयात ज्यादा कर पाते हैं। तो ये भी टॉपिक करंट अफेयर का बनता है, क्योंकि ये विशेष मुद्दे हो जाते हैं कि व्यापार संतुलन होना चाहिए ना, ज्यादा आयात आप कर रहे हो, निर्यात कम मात्रा में कर रहे हो, तो ये इश्यू बनते हैं। इसके साथ ही साथ अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है
ये क्या है, इन लोग का मुद्दा बहुत व्यापक है और सरकार का अपना स्टैंड है, किसान आंदोलन में किसानों का अपना स्टैंड है। समाचार पत्रों में ये किसान को भय लग रहा है कि सरकार जो एमएसपी निर्धारित की हुई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे चीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा लेगी और ये क्या करेंगे, ओपन मार्केट में बेचेंगे, ऐसा था। लेकिन गवर्नमेंट कह रही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा और आपका आयात किया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत लंबा खिंच गया और आज भी चल रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक मुद्दे क्या है। न्यूज़पेपर में भी सारी चीजें नहीं रहती है अच्छे से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट किन किन पॉइंट को रख रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रशासक हो गए आगे, तो वो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा कि आपके बिंदु क्या है, किसान की समस्या क्या है, वो किस भय के कारण कर रहे हैं, आपके बिंदु क्या है, और ये आंदोलन को क्यों इतना प्रचारित किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कुछ सच्चाई है या दुष्प्रचार है, ठीक, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में आपका मेंस में भी बन सकता है, ये आपका सेकेंड पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आता है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें क्या है, तमाम तरह के जो संगठन हैं, नाटो हो गया, सार्क हो गया, दक्षेस हो गया, G20 हो गया, और आपका इस्लामिक संगठन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो संगठन है, WHO हो गया, WTO हो गया, तो ये इनके से संबंधित जो रिपोर्ट आ रही है, ठीक, या ये जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से पता चलता है भारत किन किन चीजों का ज्यादा व्यापार कर रहा है, साथ में कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्मेलन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, किस राज्य या देश में हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कि समझौते जो हो रहे हैं वो किन किन बिंदुओं पे हो रहे हैं, ये हमारे करंट अफेयर्स का दायरा रहेगा। बाकी आपका कला एवं संस्कृति हुआ, कला एवं संस्कृति में आपको जैसा मैंने बताया रामायण सर्किट पिछले वर्ष पूछा हुआ था, क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रामायण सर्किट में कौन सा निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, ठीक है। उस समय सर्किट में काफी क्षेत्र थे जिसमें से एक क्षेत्र नहीं शामिल था, उसको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरह से हमारे यहाँ संस्कृति में धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम हो रहा है। हिंदू धर्म में जो है राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये हमारी क्या है, संस्कृति ही तो है। हमारी संस्कृति कैसी है, मिली जुली है, अनेक धर्मों की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि बौद्ध सर्किट भी डेवलप करने का वो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथ ही साथ भारत को जानो, ठीक है, भारत पर्व और स्वदेश दर्शन योजना, जैसे हमारे यहाँ कुछ एनआरआई हैं जो विदेश में रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे भारत की संस्कृति, यहाँ की कला को समझें, जाने कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, ठीक है। इसके लिए तमाम योजनाएं लाई जाती हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, साथ ही एक तरह से जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, उनको बुलाने का, उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को एक तरह से लाभ उठाने का एक मंच है। उनको एहसास दिलाया जाता है कि आपकी ये माटी है, आपकी संस्कृति है, और आप यहाँ पे, आपके पूर्वज रह चुके हैं, आप यहाँ से जुड़े रहिए और इस देश के विकास के लिए कुछ, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये हो गया। आप देखेंगे कि पिछले सरकार में, सॉरी,
आप देखेंगे वर्तमान में सरकार में केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा काफी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों में 17, 18, 19, 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी योजना। सुना है? क्या है स्मार्ट सिटी योजना? हृदय योजना सुना है जी? ये बहुत व्यापक योजना है। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके सारे विषय वस्तु को जो जो बिंदु हैं उसको हाईलाइट करूंगा। हृदय योजना, और आपका इसके साथ साथ मिशन इंद्रधनुष सुना है? उससे क्वेश्चन आ चुके हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड सुना है? किसान सम्मान निधि सुना है? मृदा परीक्षण किट सुना है? सॉइल जांच के लिए वो, इन सब से क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ में आपको प्रोजेक्ट लोन और नीम लेपित यूरिया सुना है? इसमें क्या होता था, पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, लेकिन अब नीम लेपित कर देने से उसको फैक्ट्री वगैरह में यूज नहीं किया जाता है। ये आया हुआ तो काफी चर्चा में था और इससे किसानों को काफी फायदा था। नहीं तो पहले के समय में यूरिया खाद लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे और मिलना मुश्किल था। अब तो आप जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा, क्योंकि उसका मिसयूज है ही नहीं, फैक्ट्रियों में उसका यूज होता नहीं है। तो इस कारण से ये भी टॉपिक था और ये क्वेश्चन में आया हुआ है। आप देखेंगे वर्तमान में वायु गुणवत्ता जारी होती है, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होती है, हर शहरों में होने लगी है और बनारस में भी हो रही है अभी। तो आप देखेंगे कि ये एयर की क्वालिटी संबंधित है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बता देता है कि आपकी मॉडरेट है कि गंभीर समस्या है वायु की गुणवत्ता में, ठीक है ना। जैसे कुछ दिन पहले आप देखेंगे जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काफी प्रदूषण हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था, कहना पड़ा था कि गुणवत्ता खराब हो रही है। हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था कि आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन को मानक के अनुसार करिए, ठीक है ना। पानी वगैरह का छिड़काव करते रहिए, धूल न उड़े, फिर कर्टेल वगैरह बोल लगा के करिए, ठीक है। फिर अटल नवोन्मेष मिशन, मंगल मिशन, ये हुआ था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मंगल पे भेजा गया था, ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से आया हुआ है। सरकार क्या कर रही है कि गेम को प्रमोट कर रही है। कहा जाता है स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी अच्छा नहीं रह पाएगा। और खेल कूद से क्या होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, और इसके साथ ही हम खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो और भी क्षेत्रों में बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूथ गेम को प्रमोट कर रही है। आप देखेंगे चाइना वगैरह में क्या है, बच्चों को शुरू से ही बहुत छोटे होते हैं तभी से पार्टिकुलर एक सेक्टर में उनको डेवलप किया जाता है। किसी गेम में या जिस सेक्टर में जाना है पहले से डिसाइड करके गवर्नमेंट उस पर खर्च करती है और ध्यान देती है, प्रमोट करती है, ठीक है ना। ये नहीं होता है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, उसके बाद कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ आपका किसान रेल बहुत चर्चा में सुना होगा आपने। ये क्यों शुरू की गई? हाँ, जो भी है सब्जियां हैं, फल हैं जो है, तो स्पेशली एक ट्रेन जो है उनके लिए रहेगी जो कम समय में ये क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी आय अच्छी हो पाए, ऐसा ना हो कि उनकी फसल नष्ट हो जाए और फिर वो हतोत्साहित हो जाए और उत्पादन प्रभावित हो जाए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बता ही दिया हूं आपको। हृदय योजना में क्या होता है, जो हमारे यहाँ, कोई जानता है हृदय योजना? हाँ, हेरिटेज जो विरासत स्थल है उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति पे काफी डिबेट हुआ है। आप लोग टीवी खोलते होंगे, शिक्षा नीति पे बहुत आया होगा, न्यूज़पेपर बहुत आया होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते कि शिक्षा नीति मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या परिवर्तन जो पिछली वाली नीति थी उससे किन किन पॉइंटों पे परिवर्तन किए गए, इसका क्या फायदा है, तो आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिस कर दोगे। इसको भी देखना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन है।
और आपका आयुष्मान भारत, ये विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि हमारी जनसंख्या चाइना के बाद है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे है। तो इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधी गारंटी देना भी बहुत बड़ी बात है। इससे इसलिए ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि आयोग की नजर में रहेगा और ये पूछा जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात बार बार चल रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी कैसे, ये मुद्दा काफी पहले से न्यूज चैनलों में आ रहा है कि किसानों की आय दोगुनी करके और सेक्टर को प्रमोट करके बनेगा। तो आप देखेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो आ रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन किन सेक्टर में गवर्नमेंट जो है ध्यान देगी, उसको प्रमोट करेगी, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। जन आरोग्य, वय वंदन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा अभियान है। इसमें आप देखेंगे बनारस में भी नमामि गंगे इसके तहत काम किया जा रहा है, ठीक है ना, नमामि गंगे के तहत। स्वच्छता में क्या है, स्वच्छता गांधी जी का एक तरह से क्या था, उनका सपना ही था कि साफ सफाई रहे, और साफ सफाई से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब ये योजना लाई गई तो उस समय देखा गया कि हमारी आय का लगभग आधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च हो जाता है। जो खर्च प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो अलग है, जो नहीं भी दिखता इनडायरेक्टली हो जाता है। तो इस कारण कहा गया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतना अच्छा कर दें कि हमारे जो ये युवा आबादी है या जो भी जनसंख्या है, वो अगर स्वस्थ रहेगी तो क्या करेगी, अपने कार्य क्षमता के अनुसार अच्छा करेगी, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा मानव दिवस कार्य करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में अपग्रेडेशन होगा, उन्नति होगी। इस कारण यह योजना लाई गई। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ग्लोबल वार्मिंग काफी समय से चर्चा में रहा है, और आप देखते हैं वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव आप लोग महसूस करने लगे होंगे, क्योंकि जो वर्षा होती है वो अनियमित हो गई है, ठीक है ना, पहले लगातार हुआ करती थी, अब क्या हो गया है, कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती और कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती। मौसम वेदर भी क्या हो गया है, धीरे धीरे बदल रहा है। अभी कल परसों की न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि ये लिखा हुआ था कि यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन में पिछले 25 सालों से ज्यादा मतलब बर्फबारी हुई है और तापमान -20 के लगभग चला गया है, ठीक है ना। तो ये अपने तरह का अनोखी घटना है कि हर बार से ज्यादा बर्फबारी हो रही, ज्यादा वो हो रहा है, ठंड बढ़ रही है। और एक तरफ देख रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में आग लगी रहती है हर समय, वहां की घटना। तो जलवायु परिवर्तन का ये सब प्रभाव है। समुद्र तल बढ़ते जा रहे हैं, ग्लेशियर टूटते जा रहे हैं, टूट के पिघलते जा रहे हैं, ठीक है ना, बाढ़ की समस्या ज्यादा बढ़ जा रही है, सूखा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। और जलवायु में परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे वहां की इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण सब में परिवर्तन, असंतुलन होगा, जो मानव और जीव जंतु के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। काफी फसलें हैं जो पार्टिकुलर उनके लिए टेम्परेचर और वर्षा जरूरी होती है कि इतना 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और इतनी वर्षा चाहिए। अगर ये परिवर्तन हो जाएगा तो फसलों के उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ नए तरीके की फिर फसलें उगे, लेकिन मिला जुला के ये खतरनाक है। इस पे एग्रीमेंट किया भारत सरकार द्वारा किया गया है तमाम देशों के साथ, जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट को कम करना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसलिए सोलर एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और तमाम तरह के साइंस टेक के माध्यम से वाहन ऐसे लाए जा रहे हैं जो कम से कम प्रदूषण पैदा करें। और जैसे आप देखोगे ई रिक्शा या सोलर के माध्यम से तमाम चीजें चलाई जा रही है, ठीक है। अभी तो
इतना ही है आज इंट्रोडक्शन। मैं अगले लेक्चर से आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा। कोई समस्या है तो पूछिए। यहाँ अभी केवल इंट्रोडक्शन, ठीक है। सर मिसलेनियस में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं? जैसे इसमें इन सब चीजों से जो छूटा हुआ है टॉपिक, ठीक है ना, जैसे आपकी कुछ रिपोर्ट आ गई जो इसमें शामिल नहीं की जा सकती, या कुछ सूचकांक आ गए, या कुछ फैक्चुअल चीजें दे दी जो हम नहीं सोचते कि पूछना चाहिए, कभी कभी वैसी चीजें भी पूछ लेती है। जैसे मिसलेनियस में आप ये देखिए, आजमगढ़ में क्वेश्चन आया था, कोई वृद्ध महिला थी, 100 एबव थी, उनका ग्राम प्रधान में चुनाव में आया था, तो वो घटना तो नहीं समझ में आई थी कि पूछा जाएगा, शायद बहुत एज की थी, इस कारण से ग्राम प्रधान चुनी गई, पूछ लिया गया, तो वो तो किसी टॉपिक में रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो ऐसे टॉपिकों को विविध में रखा जा सकता है, ठीक। देखिएगा डिलीट ना हो।